मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर चल रहे विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब चयन सूची को रिवाइज करने जा रही है और ऐसे में संशोधित सूची जारी होने के बाद कट ऑफ में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे लंबे समय से चल रहे इस मामले में बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अब इस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है और ऐसे में अब सभी शिक्षकों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आरक्षण घोटाले के बाद सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कट ऑफ में आने वालों को अब नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद आदेश जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती सूची को रिवाइज किया जाएगा, जिसको लेकर थोड़ी सी राहत शिक्षकों में देखी जा रही है। कट ऑफ में आने वालों को नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार तमाम मांगे भी रखी जा रही थी। हालांकि अब इस पर दोबारा से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, बड़ा फैसला। और उधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। विशेष अभियान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर शराब और नशे का सेवन करने वाले कुल 197 लोगों के खिलाफ धारा 292 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि लोग शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन पर यह विशेष अभियान चल रहा है। खुले में शराब पीने, खुले में नशा करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। धारा 292 बीएनएस के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। लोक शांति भंग करने वालों पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद ये अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा के अलग अलग जगह पर अगर कोई खुले में शराब पीता है, खुले में नशा का सेवन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और उधर नोएडा से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश के नाम पर एक महिला से करीब 62 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़िता को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर निवेश विशेषज्ञों द्वारा मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। जब महिला ने पैसे निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया। फिलहाल साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला जांच शुरू कर दी है और रकम को भी फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। अलग अलग ऐप्स के जरिए उनको मैसेज आते हैं। निवेश करने के बाद बड़े और मोटे लालच दिया जाता है, मोटे मुनाफे का लालच दिया जाता है। ऐसे में आम लोग ठगी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला से 62 लाख की ठगी की गई है। निवेश के नाम पर, मोटे मुनाफे के नाम पर यह ठगी की गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अकाउंट को भी फ्रीज करने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है। नोएडा में महिला से 62 लाख की ठगी की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप से निवेश का एक लालच दिया गया था, मोटे मुनाफे का लालच दिया गया था। आईपीओ और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अलग अलग व्हाट्सएप या फिर अलग अलग ऐप्स के जरिए लोगों को लालच दिया जा रहा है, मोटे मुनाफे का लालच दिया जा रहा है और ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में इस महिला से 62 लाख की ठगी की गई है। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है रमेश? आर्या, देखिए, ये जो मामला है ये ठगी का मामला है, साइबर फ्रॉड का मामला है। इस मामले में एक महिला के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देखा कि एक ब्रोकर कंपनी है जो कि मुनाफा अच्छा खासा देती है, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मुनाफा 40% से ऊपर देती है। इस लालच में महिला के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करती चली गई और आखिर में जब उसने अपना पैसा निकालना चाहा, जो उसने कमाया प्रॉफिट में,
जब वो निकालने की कोशिश की तब उसे पता चला कि वो ठगी की शिकार हो गई है। क्योंकि जब वो पेमेंट निकालने की बारी आती है तो जो ठग होते हैं वो सीधे तौर पे कहते हैं कि इसका जो अमाउंट है उसकी जो सिक्योरिटी चार्जेस लगेंगे, साथ ही साथ इसके आपको ईडी की जांच से गुजरना पड़ेगा, और ये तमाम चीजों को करके जो ठग है वो इस तरीके से लोगों को ठगते हैं। और जब ठगी का एहसास महिला को हुआ, इसके द्वारा तत्काल साइबर पुलिस से संपर्क किया और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस का भी कहना है कि इस मामले में हम अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी हैं उनकी खोजबीन जारी है, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार नोएडा शहर के अंदर जिस तरीके से साइबर ठगी के मामले आ रहे हैं, चाहे वो अमाउंट की बात कर ले, काफी बड़ा अमाउंट है, 62 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस तरीके का फ्रॉड होना ये अपने आप में थोड़े सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं लोगों की भी अवेयरनेस कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा पुलिस या साइबर पुलिस के द्वारा लगातार सभी पोर्टल पे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि किसी भी अनजान नंबर से आए हुए मैसेज पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें। किसी अगर अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ गए हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए हैं तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक बार वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इस मामले में ये नजर आया कि ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन साइबर क्राइम जिस हिसाब से हो रहा है ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उसके बाद भी लोग इस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस महिला के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिस अकाउंट पे इसने ये पैसा ट्रांसफर किया, उसकी कोई डिटेल जिसके थ्रू साइबर क्राइम की टीम उन तक पहुंच पाए, उन ठगों तक पहुंच पाए, उन आरोपियों तक पहुंच पाए और ये पूरा मामला साफ हो सके? रमेश, कोई ऐसी जानकारी? आर्या, देखिए ये अभी जांच का विषय है कि आखिर किस तरीके के इन्होंने कौन सा अकाउंट यूज करे हैं, ये सारा चीज और एक जांच का विषय। साइबर पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन आर्या, इस मामले में ये चीज तो नजर सामने आई है कि संदिग्ध तरीके से, यानी कि अनजाने नंबर से मैसेज आया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ा गया और टेलीग्राम के ग्रुप में ये झांसा दिया गया कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 40% का मुनाफा होगा। यानी कि उन्होंने 10,000 रुपए शुरुआत में लगाए जिसका 4,000 रुपये उन्हें प्रॉफिट मिला। इस तरीके से वो कई बार के ट्रांजेक्शन करते करते जब वो 62 लाख रुपए का उनका पोर्टफोलियो हुआ महिला का, तब उसे एहसास हुआ कि मुझे अपने पैसे निकाल लेने चाहिए। जब उसने निकालने की कोशिश की तो पता चला कि वो ठगी का शिकार हो गई है। और साइबर फ्रॉड का जो फ्रॉड का जिस हिसाब से ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इस तरीके के मामलों पर आखिरकार कैसे रोक लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां छपरौला चौकी के पास एक पेट्रोल पंप पर युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि पेट्रोल पंप के 4 से 5 कर्मचारियों ने युवक को दौड़ा कर पीटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान युवक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे बचाने के लिए तुरंत कोई आगे नहीं आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और उधर संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बनियाठेर थाना क्षेत्र के आटा गांव स्थित एक होटल के कमरे में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान 41 वर्षीय अनुभव अग्रवाल के रूप में हुई है, जो चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के गोलघर निवासी और SM कॉलेज प्रबंध समिति परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। बनियाठेर थाना क्षेत्र में लेमन ट्री होटल में आज एक रूम में एक व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बॉडी मिली है। जानकारी करने पर पता चला है कि ये अनुभव अग्रवाल हैं, जो चंदौसी के ही रहने वाले हैं और इनकी उम्र लगभग 41 वर्ष है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पे इसमें निरीक्षण किया है और हमारी फील्ड यूनिट की टीम ने जो आवश्यक साक्ष्य है वहाँ से संकलित किए हैं। इसमें और जांच की कार्रवाई अभी जो की जा रही है और जिसमें जो जानकारी प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल। खबर सीतापुर से है, जहां प्रशासन ने नजूल भूमि पर बने समाजवादी पार्टी कार्यालय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस चस्पा किए जाने के बाद सोमवार सुबह से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। मौके पर 5 बुलडोजर के मदद से निर्माण हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। पूरी टीम थी, पूरी प्रशासन की टीम थी
चूंकि ये नजूल की भूमि थी और ये अवैध कब्जा था, इनको प्रॉपर नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बाद इनको बता भी दिया गया था कि आप लोग अपने सामान को निकाल लीजिए। तो उन्होंने सामान निकाल लिया था और हम लोगों ने खाली कराने के पहले पूरी वीडियोग्राफिंग करवाई है, इन्वेंट्री करवाई है। उसके बाद इसको खाली कराया गया था। चूंकि ये भूमि हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए सुरक्षित है, जिसको हमें प्रस्ताव देना था, इस वजह से इसे खाली कराना बहुत जरूरी है। और उधर फतेहपुर में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग जानलेवा साबित हुई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के लमहिटा गांव में बारात के दौरान शराब के नशे में धुत एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान चली गोली लगने से एक व्यक्ति के मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच और विधिवत कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल मामले की जांच जारी है। गाजीपुर में गांव का नाम है लंबेटा, जहां पर 112 को सूचना मिलती है करीब रात्रि 12:30 बजे कि वहां पर एक बारात में फायरिंग की घटना हो गई है, जिसमें करीब 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। तुरंत वहां पर 112 और अपनी थाना गाजीपुर की टीम पहुंचती है। जो घायल उनको वहां पर मिलते हैं, उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है। घायल में से एक जिसका नाम धीरज जाति केवट, करीब उम्र 50 वर्ष की है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाकी जो 4 लोग घायल हैं वो सीरियस कंडीशन में नहीं है, उनकी हालत बेटर है और अभी उनको फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे यहाँ से, देखते रहिए चैनल न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम। युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया है। शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर देर रात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर और बैनर लगाए जाने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुबह होते ही जब ये पोस्टर सामने आए तो इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। सिविल लाइन, हाथी पार्क समेत कई प्रमुख स्थानों पर लगे इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी को लेकर विवादित टिप्पणियां लिखी गई थी। सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए कई जगह लगे पोस्टरों को फाड़ दिया। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि इन पोस्टरों को किसने लगाया, लेकिन घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। तो रायबरेली में सियासी पोस्टर से एक बार फिर से माहौल गरमा गया है। अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि पोस्टर किसने लगाए हैं, पोस्टर लगाने वाला आखिरकार कौन है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने उन पोस्टर को फिलहाल उतार दिया है, लेकिन सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि रायबरेली जो कांग्रेस का क्षेत्र, जिसे राहुल गांधी का क्षेत्र कहा जा रहा है, वहां पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में आप देख सकते हैं कि लाल टोपी, साइकिल, निशान, यादववाद इनकी पहचान, पीडीए है नाम का भाई और अपवादवाद की, इस तरीके की जो पोस्टर हैं उनको लगाया गया है। जगह जगह पर ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को इन पोस्टरों के बारे में पता चला, उन्होंने इन पोस्टरों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि पोस्टर किसने लगाए, इस मामले में प्रशासन जुटा हुआ है, जांच की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। और उधर कौशाम्बी में भैंस चोरी के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मंझनपुर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश पहले हुई भैंस चोरी की वारदातों में शामिल था और लंबे समय से फरार चल रहा था। कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत दिनांक 29/30 अप्रैल 2026 की रात को थाना मंझनपुर के 2 गांवों में भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें ग्राम भिलखा तथा ग्राम बधवा रजवर में चोरी की घटनाएं कारित की गई थी। इस संदर्भ में थाना मंझनपुर की अनावरण करने वाली टीम के द्वारा लगभग 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा शेष वांछित फरार अभियुक्तों को निरंतर दबिश देते हुए गिरफ्तार करने का प्रयास जारी था, जिसके क्रम में आज मुखबिर खास के द्वारा सटीक सूचना प्राप्त हुई कि ऐदिलपुर नहर के पास में, जो थाना मंझनपुर के अंतर्गत आता है, वहां पर गुड्डू उर्फ साहिल पुत्र तूफान, जो करारी का रहने वाला है, वो भागने की फिराक में है। और उधर रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां कीर्ति ढाबा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप पलट गई और देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग की लपटें उठने लगे। पिकअप में सवार 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और उधर सरकारी विभाग में ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राजकुमार यादव बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने खबर मिलने पर झुंडपुरा बॉर्डर के पास से पकड़ा है। सरकारी कार्यालय में वाहन को पार्क करने का झांसा देकर
चोरी करता था। चोरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल भी किया करता था और इसमें महिला की कार चोरी करने पर आरोपी फंसे। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। और उधर बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दुष्कर्म पीड़िता ने कोतवाली नगर थाने में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आरोप है कि एक फौजी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था। शादी से इनकार करने पर युवती ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि युवती आरोपी को सामने बुलाकर बातचीत कराने की मांग कर रही थी, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। पुलिस ने रवैये से नाराज होकर युवती ने यह कदम उठाया। फिलहाल गंभीर रूप से झुलसी युवती को इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। देखिए, एक युवती है, थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर करवाई थी। जो पहली एफआईआर थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक एफआईआर इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई थी और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है। और उधर बदायूं से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सड़क पर फैले मक्का के कारण बाइक फिसलने से 10वीं कक्षा के एक छात्र की जान चली गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपने नाना के साथ दावत से लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और छात्र ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। और उधर ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। पारिवारिक विवाद के बाद 20 वर्षीय युवक ने गंग नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार मंडी श्याम नगर निवासी नीरज शनिवार देर रात घर से नाराज होकर निकला था। इसके बाद उसने खेड़ी गंग नहर में छलांग लगा दी और आपको बता दें कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना की जानकारी दी और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और उधर झांसी के गौरौठा तहसील में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां एक अधिवक्ता ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी वैधानिक नोटिस के उनके चैम्बर में अचानक हटाकर गायब कर दिया गया है और इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। अधिवक्ता राजेश सिंह का आरोप है कि सुबह करीब 4 बजे बिना किसी पूर्व सूचना और लिखित नोटिस के उनके चैम्बर को उखाड़ा गया और उसका नामो निशान मिटा दिया गया। चैम्बर के अंदर रखे मुकदमों के महत्वपूर्ण फाइलें, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज भी लापता हैं। मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले, मैं एडवोकेट राजेश सिंह, और मैंने यहाँ पे अपना एक स्थायी वो चैम्बर बनाने के लिए एक टीन लगाया था। आज जब मैं सुबह आया तो यहाँ पे मुझे टीन उखड़ा हुआ मिला। टीन उखड़ा प्लस में अगर तहसीलदार या एसडीएम कोई भी कार्रवाई करता है तो वो टीन को तोड़ता है और लीगल नोटिस के साथ, कि लीगल नोटिस देता है उसके बाद तोड़ता है। आज जब मैं आया तो ना ही मुझे यहाँ टीन मिला और ना ही कुछ, और जब मैंने यहाँ पर पूछताछ की तो पता चला कि तहसीलदार ही चोरी करके ले गया है। मतलब गौरौठा तहसील का तहसीलदार चोर है और चोरी करके चुपके से लेके गया। ना ही कोई लीगल नोटिस दिया है मुझे, ना ही कुछ दिया, और सीधा चोरी करके और लेके, जब मैंने आसपास पता किया तो मुझे कहीं यहाँ पे टीन नहीं मिला और सीधा चोरी करके और घर में लेके गया। अब ये पता नहीं चला, अब मैंने कम से कम 20 बार सीओजी नंबर पे कॉल कर चुका हूँ,
इन्होंने ना ही मेरा कॉल पिकअप किया है, ना ही कुछ, और ना ही मेरे जो टीन टप्पर लगे हुए थे, ना ही चैम्बर का कोई सामान मिल रहा है। बिना लोग लीगल नोटिस दिए और तहसीलदार चोरी करके मेरा पूरा सामान लेके गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।